तो ये चैप्टर तो आपका इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा, वो तो बात पक्की है, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या कि ये चैप्टर मैं कल के ही जिसके पार्ट सेकंड वीडियो है इसमें मैं खत्म कर देता, लेकिन एक्चुअली में हुआ ऐसा कि इसकी जो 1.5 घंटे की मैंने जो सेकंड पार्ट में जो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, 1.5 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग इसमें क्रैक हो गई, पता नहीं किसी रीज़न से। इसमें क्या है कि वॉइस बिल्कुल डाउन चली गई। आई डोंट नो व्हाट इज रीज़न बिहाइंड इट, बट बेसिकली उसकी वजह से मुझे इतना पार्ट काटना पड़ेगा। तो शायद से यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में भी हमने जो रिस्क मैनेजमेंट में स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क आइडेंटिफिकेशन का लास्ट जो इवेंट ट्री था, उससे पहले भी पीडीआरआई जो है ना, 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स, वहाँ पे पीडीआरआई और इवेंट ट्री, इसके बीच यहाँ के बाद से फिर पूरी वीडियो क्रैक हो गई। मैंने जब फाइनल मैंने रिकॉर्डिंग एक बार लास्ट टाइम देखी अपलोड करने से पहले, तो मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। तो फिर मुझे उसी रीज़न से मुझे ये वीडियो वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार वापस ब्रीफ दे देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे आपके, और भी आपको बेटर फील होगा, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अब रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ली थी हमने लास्ट वीडियो में, हमने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से देख लिया था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, रिस्क को मैनेज करना, रिस्क क्या होता है, हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में देख लिया था, जो कि आपको पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और अनएडवर्स सर्कमस्टांसेस की ओर लेके जाता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और उसका मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वही रिस्क मैनेजमेंट में हमने देखा। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोवाइड हमको क्या प्रोवाइड करता है, रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस हमको क्या प्रोवाइड करता है, हमको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये फ्रेमवर्क हमको प्रोवाइड करता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। और एडवांटेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे है, एडवांटेज रिस्क मैनेज करने के क्या फ़ायदे हैं, ये हमने देख लिया था। लॉन्ग रन में हमको बेनिफिट मिलता है, प्रिपेयर फॉर अपॉर्चुनिटी होता है, रिड्यूस थ्रेट्स करता है, इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग। उसके बाद में रिलायबिलिटी, स्टेक होल्डर की रिलायबिलिटी में इंप्रूवमेंट करता है। रीअश्योरेंस टू की स्टेक होल्डर, जो की स्टेक होल्डर है तो उनको रीअश्योर करता है। ये सब जो है ना, ये इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस है, मेन मेन जो 5 पॉइंट है उसको रट लेना, उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और मेरी क्या आदत थी, मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम भी ऐसे जो ऊपर टिक मार्क कर देता, जो मेन कीवर्ड है ना उनके ऊपर टिक मार्क कर देता कि भाई एग्जाम से पहले जो है ना, वो ये कीवर्ड पे मेरे को मेनली फोकस करना है। अभी तो मैं आपको मस्त कलरफुल हाईलाइटेड नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट उसमें उस टाइम पे क्या होता था, पूरे ब्लैक एंड व्हाइट मॉड्यूल से पढ़ते थे। तो कीवर्ड को, हाँ, ड्रिंक कॉपर चार्ज वाटर वंस अगेन। तो हाँ, तो वही एडवांटेजेस है, इस पे ऊपर राइट टिक मार्क कर दो। उसके बाद में स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की स्टेप्स थी। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की 4 स्टेप्स थी। 4 स्टेप को मैंने कैसे याद करवाया था, IAAH, या जैसे भी, और ये ध्यान रखना, पहले एनालिसिस आता है, फिर असेसमेंट आता है, जिसको मैंने बोला था कि फर्दर असेसमेंट पहले एनालाइज करो, उसके बाद में फर्दर असेसमेंट करेंगे, उसके बाद में एंड में हैंडलिंग होगी। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, कोई यहाँ पे एनालाइज पहले लिख देता है, फिर असेसमेंट आगे पीछे कर देते हैं यहाँ पे, तो वो दिक्कत आती है। पहले एनालाइज पहले होगा, उसके बाद में फर्दर असेसमेंट होगा, जिसको रिस्क असेसमेंट कहेंगे हम। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले, तो रिस्क को फर्स्ट स्टेज होती है, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट स्टेज हमने पहले भी वीडियो में देख लिया था। तो सबसे पहले तो पता करो क्या रिस्क है क्या नहीं है। उसके बाद में रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, रिस्क के आइडेंटिफिकेशन, अब ये स्टेप 1 है, तो ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है ना, इसमें हमने किसकी हेल्प ली थी, सीए डेड की हेल्प ली थी। सीए डेड की हेल्प ली थी हमने, क्रिएटिंग ए सिस्टमेटिक प्रोसेस अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। फिर उसके बाद में एक डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क था, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसेस था, और उसके बाद में असेसिंग द प्रोसेस इफेक्टिवली। 2 बार डॉक्यूमेंटिंग है, ठीक है। तो सीए डेड की ये पूरा मैंने कीवर्ड बना दिया। तो उसके बाद में 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स। अब ये जो है ना, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स, इनको सीक्वेंस में ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जो सीक्वेंस है ना, वैसे ही याद करना पड़ेगा, जो ये सीक्वेंस दे रखा है, स्टेप्स होती है, सीक्वेंशियल है, सीए डेड से। उसके बाद में जब 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स है ना, ये कोई सीक्वेंशियल इनको याद करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। आप इसको, क्योंकि ये ना प्रोसेस है ना, कोई स्टेप्स है, तो इनको आप यानी कि कोई आप कुछ और मेमोरी वर्ड बना के आप इसको याद कर सकते हो तो भी ठीक है, पर मैं प्रिफर नहीं करूंगा आपको कि इतने सारे मेमोरी वर्ड्स बनाओ। तो आपको तो तुरंत यानी कि दिमाग में ये एक पूरा है ना, माइंड मैपिंग, आपके दिमाग में पूरा एक पिक्चर की तरह
दिख जाना चाहिए कि जैसे ही पूछे 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स तो आपकी आंखें बंद हो और आपको दिख जाए एक एक वर्ड की। टीम पार्टिसिपेशन, रिपीटिशन, उसके बाद में अप्रोच, डॉक्यूमेंटेशन, रूट्स एंड सिम्टम्स, और प्रोजेक्ट डेफिनेशन, रेटिंग इंडेक्स और इवेंट्रीज। कुछ भी नहीं याद करना है, ज़्यादा नहीं याद हो तो भी सबसे पहले टीम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, रूट्स एंड सिम्टम्स, मेन पॉइंट्स तो आप याद कर लो 5 पॉइंट। उसके अलावा फिर अप्रोच और रिपीटेशन, अगर आप भूल भी जाओ तो सबसे पहले तो ये 5 पॉइंट तो आपको लिख के ही आने। 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स में टीम पार्टिसिपेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रूट्स एंड सिम्टम्स। मैंने बताया था कि डॉक्टर बुखार आएगा तो आपको रूट्स देखेगा क्या, सिम्टम्स देखेगा क्या देखेगा। फिर प्रोजेक्ट डेफिनेशन, रेटिंग इंडेक्स, हाँ यहाँ से हमारा रह गया था बेसिकली। तो यहाँ से प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स इज ए रिस्क असेसमेंट टूल। अब प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स मेनली क्या होता है कि एक ऐसा इंडेक्स, एक्चुअली में क्या है कि ये एक टूल है, ये रिस्क को असेस करने का टूल है। एक्चुअली में क्या, हम हमारे जो ये हाई रिस्क की प्रोजेक्ट, मान लो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और उस टाइप की जो जो चीज़ें होती है ना, उसमें पीडीआरआई एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। ऐसा कहते हैं कि पीडीआरआई से बहुत सी कंपनीज ने फेस किया है प्रैक्टिकल सिनारियो में, 20 से 25% तक उनको कॉस्ट सेविंग हुई है। एक्चुअली में पीडीआरआई एक रिस्क असेसमेंट टूल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डिफाइंड प्रोजेक्ट, आपका कोई डिफाइंड प्रोजेक्ट है, मान लो मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है, स्कूल बनानी है, डैम बनाना है, जो भी है, तो आप उसमें डिफाइन कर दोगे कि भाई मेरा ये इतना स्कोप है, मेरे को इतना ही काम करना है, इतने मीटर का मेरे को ब्रिज बनाना है, इतने एरिया है, ये उसका स्कोप डिफाइन कर दिया। उसके बाद में आपका बजट डिफाइन कर दिया, और उसके बाद में उसमें डेडलाइन डिफाइन कर दी। SBD, SBD डिफाइन कर दिया हमने। क्या डिफाइन कर दिया? स्कोप डिफाइन कर दिया, बजट डिफाइन कर दिया, और डेडलाइंस डिफाइन कर दी। तो डिफाइंड प्रोजेक्ट है ना, उसके अब अंदर अंदर ही आपको काम करना है यूँ। तो इसका है कि एक इंडेक्स बन गया, और इस इंडेक्स के बाहर कुछ भी काम नहीं होगा। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसकी लिमिट जो होती है, इंडेक्स की बाउंड्रीज के अंदर ही काम होगा। तो उससे बेसिकली होगा क्या? उससे बेसिकली ये होगा कि आपके जो प्रोजेक्ट में जो रिस्क है ना, वो उसको आप मैनेज कर पाओगे। तो पीडीआरआई रिस्क असेसमेंट टूल है। क्या है पीडीआरआई? पीडीआरआई यहाँ पे देखो, रिस्क असेसमेंट टूल है, हेल्प इन डेवलप मिटिगेशन प्रोग्राम फॉर हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरिया जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये वो जाता है, कैपिटल प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका रिस्क मैनेज कर सकते हैं। SBD ध्यान रखना है, स्कोप हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद में बजट डिफाइन कर दिया और डेडलाइन डिफाइन कर दी। इट ऑल्सो प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल रिस्क एंड देयर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय अ स्कोर। यानी इंडिविजुअल रिस्क, और इसमें अब इंडेक्स में हम स्कोर्स के हिसाब से, और समेशन ऑफ स्कोर्स इज स्टैटिस्टिकली कंपेयर टू द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। अब जो आप अलग अलग स्कोर्स देते हो उस चीज़ को, और उसके बाद में जो आप कंपेयर करते हो विद प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, मान लो एक क्राइटेरिया सेट कर देते हो, क्राइटेरिया के सेट करने के बाद में उसको एक्चुअल प्रोजेक्ट से कंपेयर कर देते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाओ तो स्टैंडर्ड में एक्चुअल को बजटेड से कंपेयर करते हैं, और फिर उसमें जो वेरिएशन होता है वो डिफाइन करते हैं। तो ये जो है ना, इस इंडेक्स में वो हमारा क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, उसके बाद में उसको स्कोर देते हैं। अब उसको स्कोर देके और फिर एक्चुअल ये स्कोर क्या होता है, स्टेटिस्टिकली कंपेयर करते हैं हम उसको, स्टेटिस्टिकली टेबल बना के, इंडेक्स बना के भाई इसका और एक्चुअल में कितना वेरिएशन है, और फिर उसके हिसाब से हम मेजर्स लेते, करेक्टिव मेजर्स लेते हम, फिर हम रिस्क हैंडलिंग की ओर जाएंगे वैसा। अब इवेंट्री में क्या होता है, लास्ट जो है ना, 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स का लास्ट जो फैक्टर है ना, जो लास्ट जो चीज़ है, वो होता है कि इवेंट्री कॉमनली यूज्ड इन रिलायबिलिटी स्टडीज। अब रिलायबिलिटी स्टडीज में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद में प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट, इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट होता है। इवेंट्री में होता है क्या है कि बेसिकली इवेंट्री में होता है, एक कोई भी एक इवेंट होता है, यहाँ पे टॉप पर इवेंट होता है। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, द टॉप ऑफ द ट्री इज द इवेंट एंड इट इज सपोर्टेड बाय एनी कंडीशंस दैट मे लीड टू दैट इवेंट, हेल्पिंग विथ लाइकलीहुड विजिबिलिटी। अब सबसे टॉप पे एक इवेंट होता है, और उसके बाद में सपोर्टिंग कंडीशन होती है। कोई भी इवेंट हो गया, उसके बाद में सपोर्टिंग कंडीशन होगी, उससे रिलेटेड फैक्टर्स होंगे, और उस फैक्टर से एसोसिएटेड अपना जो है ना, उसके हिसाब से हम डिसीजन लिए जाएंगे कि भाई ये हमारा पर्टिकुलर टास्क है, हमारा पर्टिकुलर इवेंट है, उसमें हमको ये रिस्क है, और उसके बाद हम ये करेक्टिवली मेजर हम ले रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो इवेंट्री रिप्रेजेंट एन इवेंट फॉलोड, एक इवेंट होता है फॉलोड बाय ऑल द फैक्टर्स एंड फॉल्ट्स रिलेटेड टू इट। पहले ये इवेंट हो गया, ये टॉप ऑफ इवेंट हो गया, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है और फैक्टर्स में जो भी फॉल्ट आ रहे हैं वो भी सब हम इवेंट्री में लिखेंगे। एक तरह से कुछ भी नहीं, एक तरह से आपने देखा होगा वो सीआईडी या उसमें सब में जो फोरेंसिक में होता है, तो पहले तो पूरा एक सिचुएशन लिख दी कि भाई इसने इसको मारा, या फिर इन शॉर्ट एक सिचुएशन दे दी, उसके बाद में उसको लिंक करते, चार्ट बनाते, आपने देखा होगा डायग्रामेटिक चार्ट बनाते, ये तो इवेंट हो गया, इवेंट से रिलेटेड सारे फैक्टर्स हो गए, और उस फैक्टर्स में जो फॉल्ट आ रहे हैं ना वो फॉल्ट को उसको लिंक करते आपस में, तो ये इवेंट्री हो गया। तो ये सारे रिस्क में 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स हो गए, टीम पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रूट्स एंड सिम्टम्स हो गया, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, रेटिंग इंडेक्स और इवेंट रिस्क। उसके बाद में ये अप्रोच और रिपीटेशन जो है ना, ये आप लास्ट में लिख देना, आपको सीक्वेंस याद नहीं रहे, पर ये 5 पॉइंट तो पहले आपको माइंड में क्लिक होने चाहिए, पूरा पिक्चराइज आपके सामने चलना चाहिए एग्जाम में। ये 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल, में बार बार कह रहा हूँ 7 रिस्क आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है रिस्क असेसमेंट की, 4 स्टेप है IAAH में। फर्स्ट हम आई देख रहे जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में रिस्क असेसमेंट होता है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क पैरामीटर द सेकंड स्टेज ऑफ, यहाँ पे देखो सेकंड स्टेज ऑफ एनालाइजिंग द रिस्क विच हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट कुड अंडरमाइन की बिजनेस इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट। पहले तो आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद में एनालाइज करेंगे हम उस सिचुएशन को। टू कैरी आउट रिस्क एनालिसिस फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉसिबल थ्रेट। यहाँ पे फर्स्ट में स्टेप 1 में मैंने पहले ही बताया था कि जो आइडेंटिफिकेशन का जो आउटपुट होगा ना वो एनालिसिस का इनपुट होगा, और एनालिसिस का जो आउटपुट होगा फिर असेसमेंट में जाएगा, असेसमेंट फर्दर असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, और फर्दर असेसमेंट से फिर यह कहाँ पे जाएगा, हैंडलिंग में। तो इसका आउटपुट इसका इनपुट, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट, फिर इसका आउटपुट जो होगा वो इसका इनपुट, जिसमें फाइनल हैंडलिंग करेंगे। तो ये 4 स्टेप में रिस्क का हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। स्टेप से 4 स्टेप IAAH। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, हाँ ये हो गया। टू कैरी आउट द रिस्क एनालिसिस फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉसिबल थ्रेट्स एंड देन एस्टिमेट द लाइक्लीहुड दैट दिस थ्रेट्स विल मटेरियलाइज। पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया थ्रेड को, पॉसिबल थ्रेड को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब क्या करना, हम इसको एस्टिमेट करेंगे कि भाई कितने परसेंट भारतीय, कितने परसेंट चांसेस है कि ये रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगा। अब बिग बॉस वाले कितने परसेंट भारतीय वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे कितने परसेंट चांसेस है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, वो स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन में हमने कर ही दिया था। उसके बाद में हमने एस्टिमेट करा भाई साहब कि कितने परसेंट चांसेस है कि ये मटेरियलाइज होगा कि नहीं होगा। भाई मटेरियलाइज होगा तो ही तो उसको काम में लेना है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पहले ही बोला था कि मैंने 10 बार वहां पे भी समझाया था, रोमन जब हमने पढ़ा था ना, वहां पे देखा था कि भाई मटेरियलाइज होगा तो ही उसको कंसिडर करना है। मैंने फॉर्मेटिंग गलत हो गई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और वो सब, तो वो इतना क्या ही अफेक्ट करेगा, उससे क्या ही फर्क पड़ जाने वाला है। तो वो मटेरियल जो आपको फाइनेंशियली मटेरियलाइज हो सकते हैं, मटेरियल इम्पैक्ट करेंगे, वो चीज़ें आपको कंसिडर करने की, वही चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है। उसके अलावा कोई चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखने की है। तो मटेरियलाइज होगा तो ही उसको कंसिडर करेंगे, तो ही उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, फर्दर असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद में हैंडलिंग होगा। ठीक है, द एनालाइज शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड शुड बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए और इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना चाहिए। आप जिस इंडस्ट्री में वो उसी इंडस्ट्री से रिलेवेंट होना चाहिए। विद इन द इंडस्ट्री द सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस में बी अडॉप्टेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द पॉसिबल इवेंट दैट में अकर एंड it alternative way to achieve the given target. Risk analysis can be complex as it requires to draw analysis on the detailed information such as project plans, financial data, security protocols, marketing, ये सब फालतू बातें लिख रही है। However, it is essential planning tool and one that could save time, money and reputation। अब ये क्या करेगा, रिस्क एनालिसिस से क्या क्या फायदे है, या ये प्लानिंग टूल है, सेव टाइम सेव कर सकता है, मनी सेव कर सकता है, रेपुटेशन सेव कर सकता है, रेपुटेशन बचा सकता है। ये आप हर किसी में रिस्क आइडेंटिफिकेशन में भी लिख सकते हो, ये प्लानिंग टूल है, ये आपको टाइम सेव करता है, मनी सेव करता है, रेपुटेशन सेव करता है। आप कुछ भी नहीं आ रहा तो भी आप फेंक के भी इतना मत फेंकोगे, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स फेंक दो। उस पर रिलेवेंट लिखोगे, इफेक्टिव एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, ये टाइम सेव कर सकता है, मनी सेव कर सकता है, रेपुटेशन सेव कर
रेपुटेशन आपकी बचा सकता है, वैसा सब कुछ। अगर जनरल कोई क्वेश्चन आ गया, जब प्रोसेस और स्टेप का पूछा है तो वहाँ पे वही लिखना, वहाँ पे ये वाला फेंकम फेंक मत करना कि चलो सर ने तो कहा था तो मैं फेंक देता हूँ। रिलेवेंट में भी मैंने ये कीवर्ड रिलेवेंट लिख दी है। तो रिस्क एनालिसिस इज यूजफुल इन मेनी सिचुएशंस लाइक प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अब एनालिसिस कहाँ का यूजफुल है, तो बहुत बेसिक चीज़ है प्रोजेक्ट के प्लानिंग में, वेदर नॉट टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इम्प्रूविंग सेफ्टी इन मैनेजिंग पोटेंशियल रिस्क इन वर्क प्लेस हो गया, प्रिपेयरिंग फॉर इवेंट हो गया, चेंजेस इन एनवायरनमेंट में हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल इवेंट्स एंड थ्रेड्स उसमें काम आ सकता है। तो रिस्क एनालिसिस इज यूजफुल इन मेनी, अलग अलग सिचुएशन में रिस्क एनालिसिस यूजफुल होता है। जैसे इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे क्वेश्चन बनने के लेस चांसेस है, लेस इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस, प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस था ना, उसमें हमने क्या देखा था कि सी ए डेड की हेल्प लेंगे हम। सी ए डेड 5 पॉइंट जो थे। अब प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस, सॉरी रिस्क एनालिसिस जो सेकेंड स्टेप है, उसके प्रोसेस में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो रिस्क एनालिसिस के जो प्रोसेस है ना, उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो थ्रेड को आइडेंटिफाई करो, फिर एस्टिमेट करो। थ्रेड को आइडेंटिफाई करो। द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क एनालिसिस, यहाँ पे देखो, द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग and possible threat that one might face. This can comes from many different sources. For instance, अब ये जो है ना, आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग एंड पॉसिबल थ्रेट कहाँ कहाँ से आ सकता है। जो एग्जिस्टिंग और पॉसिबल थ्रेट अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। ह्यूमन की वजह से आ सकता है थ्रेट, ह्यूमन की इलनेस, डेथ, इंजरी और अदर लॉस ऑफ की इंडिविजुअल। इसकी वजह से आप मान लो कि लॉस ऑफ की इंडिविजुअल हुआ, तो आपका वो बेचारा, वो एक्सपर्ट था उस चीज़ में, उस प्रोसेस में। अब नया बंदा कहाँ से रातों रात लेके आ जाएंगे और उसको इतना एक्सपर्ट बना देंगे, हमारा प्रोसेस सब संभाल लेता था। अब उसके बाद में ऑपरेशन हो गया। अब ऑपरेशनल हो गया, उसके ऑपरेशन में डिसरप्शन इन सप्लाईज हो गया, रेप्यूटेशन, ये कुछ भी नहीं है। थ्रेड्स ये अलग अलग एग्जांपल दे रखे, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं दे रहा हूँ। अलग अलग फॉर इंस्टेंसेस देखो, जो है ना, आइडेंटिफिकेशन को थ्रेड कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो रेप्यूटेशनल हो सकता है, प्रोसीजरल हो सकता है, फेलियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकता है, गोइंग ओवर बजट चले गए हम, बिजनेस फेलियर हो गया, एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया, तो आप उसमें भी आपको रिस्क हो सकता है, थ्रेड हो सकता है। कौन सा कि रिस्क एनालिसिस करने में थ्रेड हो सकता है। प्रोसेस में 2 ही पॉइंट लिख के आना, ये डेड यहाँ पे मत लिखना, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये डेड यहाँ पे नहीं आएगा। वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो स्टेप 1 था, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप थी, IAAH, जिसमें आइडेंटिफिकेशन में 7 आइडेंटिफिकेशन असेंशियल्स अलग चीज़ है, और वो प्रोसेस के जो CA डेड वाला जो है ना, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के 5 स्टेप जो है वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ एंड रिस्क एनालिसिस है ना, मैं बार बार आपको रिपीटेटिवली करवा रहा हूँ कि लेक्चर देखने के बाद में आपका दिमाग खुल जाना चाहिए अच्छी तरीके से। आइडेंटिफाई, थ्रेड को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद में यही नेचुरल पॉलिटिकल चेंजेस इन डिफरेंट अप्रोच कैन बी यूज टू कैरी आउट थ्रू आउट एनालिसिस। अब डिफरेंट अप्रोच रन थ्रू लिस्ट बना सकते हो आप। थिंक अबाउट द सिस्टम प्रोसेस, आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोसेस है उनको बारे में सोच सकते हैं भाई ये सही है कि नहीं। स्वॉट एनालिसिस तो आपने पढ़ा ही होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में, आप वो अप्लाई करके इन्हें रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये अलग अलग जो रिस्क है ना, ये थ्रेड, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड है। ये थ्रेड को अलग अलग अप्रोच से, नंबर ऑफ अप्रोच कैन बी यूज टू कैरी आउट थ्रू आउट एनालिसिस, इनका एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद में एस्टिमेटिंग रिस्क, देखो अब रिस्क को एस्टिमेट करना है। मैंने पहले ही बोला था कि जो रिस्क को तभी हम कंसिडर करेंगे जब वो मटेरियलाइज्ड होगा तभी उनको लेंगे। तो मटेरियलाइज को कैसे मेजर करेंगे, मैंने बोला था मटेरियलाइज यानी कि फाइनेंशियल टर्म में वो चीज़ मेजर होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए। तो उसको हम कैसे लेंगे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच यहाँ पे एक दे रखी है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच है कि वैल्यू ऑफ रिस्क निकालने की। वैल्यू ऑफ रिस्क में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के क्या चांसेस है, मान लो 60% चांसेस है, 70% चांसेस है कि ये इवेंट होगा कि नहीं होगा। बचपन में आपने पढ़ा था एंट्रेंस एग्जाम में भी। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इवेंट की क्या कॉस्ट है, इवेंट की कॉस्ट होगी मान लो 60,000 रुपये,
इवेंट की कॉस्ट, यानी कि उस इवेंट के होने से हमारे को इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो मान लो यहाँ पे 60% है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी, ये जो है ना रिस्क की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ऐसा ही एक एग्जांपल दे रखा है, इमेजिन दैट रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट योर रेंट में इंक्रीज सब्सटेंशियली। अब आपका ऐसी सिचुएशन एक इमेजिन करोगे, आपको रेंट इंक्रीज हो गया, तो उसमें क्या है कि 80% चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट विद इन नेक्स्ट ईयर। अब कह रहा है कि अपन सोच रहे हैं कि 80% चांसेस है कि ये इवेंट नेक्स्ट ईयर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज योर लैंडलॉर्ड हैज, आपका जो लैंडलॉर्ड है ना, मकान मालिक, उसने रिसेंटली इंक्रीज रेंट फॉर अदर बिजनेस के रेंट को बढ़ा दिया है उसने रिसेंटली। तो इट विल कॉस्ट यू बिजनेस एन एक्स्ट्रा 5 लाख ओवर द नेक्स्ट ईयर। इससे क्या होगा? आपके बिजनेस को 5 लाख रुपए अगले साल पे करने पड़ेंगे। तो आपको बोला कि रिस्क वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन रेंट लिखना नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? हाँ, नीचे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पे 80% चांसेस है वो इवेंट होगा। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इवेंट क्या है? 5 लाख रुपीज़ है। 5 लाख रुपीज़ है, तो आपको जो है ना रिस्क वैल्यू क्या हो गई? इतना। तो ये आपकी एस्टिमेटेड रिस्क वैल्यू है। रिस्क वैल्यू आपकी एस्टिमेटेड है। यू कैन ऑल्सो यूज रिस्क इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी चार्ट टू असेस द रिस्क। ये इतना काम का नहीं, क्योंकि एग्जाम यहाँ पे दे नहीं रखा है इस चीज़ के बारे में, तो ज़्यादा चार्ट आर्ट के बारे में यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो वो एग्जाम में आ भी नहीं सकता। तो आपका कॉस्ट ऑफ रिस्क वैल्यू क्या आ गई? ये आपकी इतनी रिस्क वैल्यू है। फिर इसके अकॉर्डिंग आप उसके हिसाब से आप प्रोविजंस बनाते हुए अकाउंटिंग में पढ़ते होंगे ना, भाई इतने % चांसेस है कि मेरा रिस्क इंक्रीज हो सके, या सॉरी आपका रेंट इंक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोविजंस बनाओगे। तो ये एक कहीं ना कहीं से यही सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं से सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपस में लिंक होते हैं। जो जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये सब आपने कैपिटल बजटिंग और वो सारा सुना होगा, समझा होगा कभी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ऐसा कई सब्जेक्ट में कहीं भी सुना होगा। हाँ, मान लो कि आपने यहाँ पे नहीं, बट बीकॉम में, बीए में, सीए में होता है, ये सीएस में नहीं है, बट आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। तो हम क्या कर रहे थे, अब जो थर्ड स्टेप है ना, जब सेकेंड स्टेप का जो आउटपुट होगा ना, वो थर्ड स्टेप का इनपुट होगा। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? असेसमेंट, फर्दर असेसमेंट। अब यहाँ पे पहले समझ लो रिस्क एनालिसिस क्या होता है और असेसमेंट क्या होता है। देखो, रिस्क एनालिसिस होता है ना, इन्वॉल्व मेनी स्टेप एंड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्लान। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है ना, इसमें बहुत सारी स्टेप होती है। किसमें होती है? असेसमेंट, फर्दर असेसमेंट जो होता है ना, जो असेसमेंट होता है, उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है, और वो आपके पूरे रिस्क, ओवरऑल रिस्क असेसमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है ना, उसका बैकबोन होता है। तो ये हो गया। और रिस्क एनालिसिस इज वन ऑफ दो स्टेप्स। इनमें जो बहुत सारे स्टेप्स है ना, इसमें से एक स्टेप एनालिसिस है। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा? समझ में आएगा, चलो और इस फॉर्म में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो कि ये जो छोटा सर्कल है ना, ये हुआ रिस्क एनालिसिस, और ये जो बड़ा सर्कल है ना, ये हो गया रिस्क असेसमेंट। भाई लैपटॉप भैया काहे नाराज हो रहे हैं हमसे? तो ये है ना, ये नैरो इन स्कोप है, और ये ब्रॉड टर्म है। जो असेसमेंट होता है ना, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। असेसमेंट में बहुत सारे स्टेप्स होती है, और वन ऑफ दो स्टेप्स है ना जो असेसमेंट में है, वो होती है रिस्क एनालिसिस। तो असेसमेंट जो है वो बैकबोन होता है, कि असेसमेंट के बाद ही हम फाइनली हैंडलिंग करेंगे ना रिस्क की। तो वन ऑफ दो स्टेप्स, the one in which you determine the definition characteristic of each risk and assign each risk score based on your findings. So the one in which you determine the definition characteristic of each risk and assign it, तो आप उसमें स्कोर डिफाइन करते हो, स्कोर देते हो। जैसे कि पीडीआरआई अभी देखा था ना, उसमें भी हमने स्कोर्स की बात करी थी कि हम स्कोर डिफाइन करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम कंक्लूजन लेते हैं, फिर असेसमेंट करके हम उसके बाद में हैंडलिंग करेंगे हम। तो ये इसमें क्या होता है, एनालिसिस में हम क्या करेंगे? पीडीआरआई करेंगे।
तो risk assessment in which enterprise get a handle on how significant each risk is to achievement overall goal। अब देखो, एनालिसिस, हमने एनालिसिस कर दिया, उसके बाद असेसमेंट में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई कौन कितना सिग्निफिकेंट है हमारे गोल को अचीव करने में, हमको डाइवर्ट कर रहा है, हमारे गोल को अचीव करने से हमको दूर कर रहा है, कौन कितनी चीज़ें, फिर उसके सिग्निफिकेंस की क्रोनोलॉजी में हमें ना उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो एक छोटा सा एग्जाम उस हिसाब से समझाऊं कि कोई चीज़ है जो आपको ज़्यादा इम्पेक्ट करी, तो पहले आप फोकस उस चीज़ पे करोगे ना कि भाई ये एरिया में हमारे को ज़्यादा मेनली प्रॉब्लम्स दे रहा, उसके बाद में छोटी 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 सिचुएशन पे तो आप सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग में हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करोगे। टू अकम्प्लिश दिस एंटरप्राइज रिक्वायर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब इसको करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की जरूरत होती है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कहाँ पे हम पढ़ेंगे वो भी यहाँ बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम बनाएंगे, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए दैट इज प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, सस्टेनेबल यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहिए, कि मान लो फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो सेम प्रोसेस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसको वापस यूज कर लेंगे। नहीं तो फिर वापस 4 स्टेप लगाने का प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाती है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, टाइम, एफर्ट सब इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए सस्टेनेबल भी होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इस प्रोसेस मस्ट प्रोसेस इन स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन फैशन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में होना चाहिए और डिसिप्लिन फैशन में होना चाहिए। यूँ नहीं कि आपने थियोरिटिकल फॉर्म में पूरा लिख दिया है कि भाई सर्वप्रथम हमने तो ये किया था, सर्वप्रथम फिर हम यहाँ पे गए थे, फिर मैनेजमेंट के उससे, वो चचा से, भाई से फिर हेल्प मांगी, और वो वैसा नहीं। सिस्टमेटिक प्रोसेस के स्टेप 1 में हमने ये किया, इससे हमारा ऐसा कंक्लूजन हुआ। उसमें भी स्टेटिस्टिकली डेटा के अकॉर्डिंग, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, चार्ट्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, रिस्क वैल्यू वैल्यू करके सब एक कैलकुलेटेड फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ताकि क्या है कि अब यूं तो नहीं है कि आप छोटे बच्चे हो, यूं एक प्रोफेशनल जो रिस्क एक्सपर्ट होता है, मान लो बड़े हो के आप रिस्क एक्सपर्ट बने, रिस्क मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, आप यूं एक्चुअली एक्चुअली बन गए आप बड़े हो गए, तो फिर आपका काम वो रिस्क मैनेजमेंट है। आप यूँ थोड़ी थियोरिटिकल लिख लो, ये तो हमने ये किया था, आप समझते रहना यूँ। अब प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट जो है, ऊपर हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे पहले ही। आइडेंटिफिकेशन का CA-DAT पढ़ा था, और उसके बाद में जो असेसमेंट था उसमें भी 2 स्टेप पढ़ी थी। प्रोसेस में 2 ही पार्ट थे। यहाँ पे देखो, पर बताना पड़ता है भाई, आपके दिमाग के क्या पता कब सो जाओ आप बैठे बैठे। आइडेंटिफाई थ्रेड्स, तो ये थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर दिया, फिर एस्टिमेट करने का ये 2 प्रोसेस है। आइडेंटिफाई करना थ्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके अलग अलग इंस्टेंसेस दे रखे थे। फिर एस्टिमेट करना रिस्क को एस्टिमेट करना, रिस्क वैल्यू से जो मटेरियलाइज होगा तभी उसको कंसिडर करेंगे। और फिर इसी का ही जो होता है ना, स्टेप 2 का जो फाइनल आउटपुट होता है, वो स्टेप 3 रिस्क असेसमेंट का इनपुट होगा, जिसमें हम सिग्निफिकेंस के बेसिस पे हमारे ओवरऑल गोल से कितना डाइवर्ट कर रहा है उस हिसाब से कंसिडर करेंगे उसको। तो अब जो है ना, इसको असेसमेंट करने के लिए हमको एक प्रोसेस चाहिए था, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसे बनेगा? डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया, उसके बाद में असेस रिस्क इंटरेक्शन, उसके बाद में प्रायोरिटाइज करो, रिस्पॉन्स करो, और इफेक्टिव सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बन के तैयार हो गए। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, हम अलग अलग मसाले और ये सब डालेंगे। तो डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया, सबसे पहले तो असेसमेंट क्राइटेरिया डेवलप कीजिए, यानी कि गैस चालू करिए, क्राइटेरिया, इसे क्राइटेरिया डेवलप किया। उसके बाद में रिस्क को असेस किया। पहले तो क्राइटेरिया तो डेवलप करो कि भाई हमारे को इस क्राइटेरिया का रिस्क चाहिए, उसके बाद में उसको असेस करो। एक आपके पास कुछ तो रहना चाहिए बेसिस पे कि हाँ हमारे पास इस क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद में रिस्क को असेसमेंट किया, फिर इंटरेक्शन किया, रिस्क इंटरेक्शन के अलग अलग लोगों से इस रिस्क पे राय ली कि भाई साहब हमारे ये दिक्कतें आ रही मैनेजमेंट से, एम्प्लॉय से, उसके सुपरविजन लेवल पे, क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट में सारे लेवल वाले बंदियों का जो भी है सबका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। तो रिस्क असेसमेंट के बाद में हमने इंटरेक्शन किया।
इंटरेक्शन किया तो एक्सपर्ट बैठे सब टेबल पे के मस्त गुटखा उटका खा के, बोलो जुबान कैसी रही, तो अब भाई साहब दिक्कत आ गई, रिस्क इसको ऐसा हो गया। तब उसके बाद में प्रायोरिटाइज कर दिया, उसके बाद में प्रायोरिटाइज करा, उसके बाद में रिस्पॉन्स दिया। जो रिस्पॉन्स दिया तो उसके बाद में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट, भाई साहब भारी चीज लिख दी मैंने, ऊपर भी जोर किया था, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बात करी थी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बन के तैयार हो गया। सबसे पहले तो क्राइटेरिया डेवलप करा, रिस्क देखो क्राइटेरिया डेवलप करा, रिस्क असेसमेंट किया, उसके बाद में रिस्क असेसमेंट के बाद में इंटरेक्शन किया, रिस्क असेसमेंट के बाद में इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन में बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे, उसके बाद में प्रायोरिटाइज किया, हमने प्रायोरिटाइज किया। यहाँ पे देखो ये प्रायोरिटाइज किया, उसके बाद में रिस्पॉन्स किया, प्रायोरिटाइज करने के बाद में हमने फाइनली रिस्पॉन्स किया कि भाई ये रिस्क है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स एक्शन लिया। रिस्पॉन्स के बाद में सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बन के तैयार हो गया, स्वाहा। तो अब इसके अंदर भी हम असेस रिस्क हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी, उसके बाद में क्वांटिफाई करेंगे, और ये सब चीज़ें हैं। ये आप जनरलिटी बेसिस पे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एक एक कीवर्ड आपको याद करने का कोई मतलब सेंस नहीं बैठता है, बस आप क्वांटिफाई करोगे उस चीज़ को। उसके बाद में सबसे पहले क्राइटेरिया डेवलप करा, फर्स्ट एक्टिविटी विद इन द रिस्क असेसमेंट इज टू डेवलप कॉमन सेट ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू डेवलप अक्रॉस बिजनेस यूनिट। सबसे पहले क्राइटेरिया डेवलप करा, फिर उसके बाद में असेस किया रिस्क को, उसके बाद में असेस रिस्क इंटरेक्शन, does not exist in enterprise have to recognize the importance of managing the risk interaction, रिस्क इंटरेक्शन किया, उसके बाद में प्रायोरिटाइज कर दिया टास्क को, उसके बाद में रिस्पॉन्स दिया रिस्क को। ये सब आप देख लेना, ये कुछ इतना खास नहीं है, बस आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। और प्रोसेस एक्चुअली में क्या होता है कि आप जब स्टेप वाले जो ऐसे एग्जाम्पल होते थे, आप लाइन टू लाइन आप याद नहीं कर सकते। क्राइटेरिया डेवलप करा, उसमें आपको क्या है, अब आपको रिस्क असेस करना है, तो उसमें आप लिख सकते हो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। एक एक लाइन पढ़ के समझाने का कोई मतलब भी नहीं है, अभी आधा घंटा इस पूरे प्रोसेस में चला जाए, कोई सेंस नहीं है। तो अब आपको सबसे पहले तो आपने क्राइटेरिया डेवलप कर दिया, फिर रिस्क असेसमेंट कर दिया, उसके बाद में रिस्क इंटरेक्शन करवा दिया, उसके बाद में प्रायोरिटाइज करवा दिया, प्रायोरिटाइज करने के बाद में हमने रिस्पॉन्स किया था लास्ट स्टेप में, और रिस्पॉन्स के बाद में आपके बाद में सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बन के तैयार हो गया, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बन के तैयार हो गया। अब जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है रिस्क असेसमेंट की, फोर्थ स्टेप, IAH वाली, ठीक है, मैं सही से लिखता हूँ तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा, नहीं तो वो सर को दिक्कत है लिखने में, ऐसा कुछ नहीं है। IAH, जो IAH की लास्ट स्टेप जो है ना, हैंडलिंग ऑफ रिस्क। अब भाई रिस्क तो पता पड़ गया, असेस कर लिया, फर्दर असेसमेंट कर दिया, तो फर्दर असेसमेंट में हमने कितना सिग्निफिकेंट था, जो हमारे गोल से हमको डाइवर्ट करा था, उस हिसाब से हमने उसका पता कर लिया, उसी सीक्वेंस में हम उसको हैंडल करेंगे। अब हैंडल भी ऐसा है कि बहुत सारे रिस्क ऐसा होते हैं ना, जिसमें आपको हैंडल करने जाओगे रिस्क को, तो हैंडल में आपकी मान लो कि रिस्क इतना है ही नहीं जितना तो आपकी उसकी कॉस्ट लग रही है, और या फिर रिस्क इतना सिग्निफिकेंट ही नहीं है कि उसको हैंडलिंग की जरूरत आए, रिस्क चल जाएगा, कहीं ना कहीं काम चल जाएगा ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है कि रिस्क को हैंडलिंग करने के अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग। यहाँ पे देखो, रिस्क हैंडलिंग में हैंडल इन फॉलोइंग वेज, अलग अलग वेज है, या तो अवॉइड कर दो पूरी तरह से, या फिर रिस्क को रिड्यूस कर दो, कम कर दो, या फिर रिस्क रिटेंशन, या फिर एब्जॉर्ब कर लो अंदर ही रिस्क को। कोई ऐसा हेजिंग टेक्निक्स और वो सब जो होती है, एक ऐसा रहने दो, वो हेजिंग टेक्निक आपको और डिफिकल्ट हो जाएगी, फिर सर क्या आप ऊपर से बता रहे हैं, सबसे ऊपर ऊपर से जा रहा है। तो यानी कि एक लॉस वाली सिचुएशन हो रही है, तो हम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन कर लेंगे क्रिएट, तो वह आपस में क्रॉस हो जाएगी। इन शॉर्ट इतना ध्यान रखो कि एब्जॉर्ब हो जाएगी, अपन अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर एक्टिव रिस्क रिटेंशन से, पैसिव रिस्क रिटेंशन से, दो तरीके होते हैं। उसके बाद में ट्रांसफर कर देंगे, या तो टॉर्च से या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, या तो इंश्योरेंस करवा लो। अभी ट्रांसफर करना हो तो भाई हमारे को रिस्क की झंझट लेने का ही नहीं,
मेरे को रिस्क की झंझट नहीं लेने का मतलब नहीं लेने का, तो अपन क्या करेंगे भाई, पैसा इसे दो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे से दो, अब उसका काम है वो जाने, उसका काम जाने, मेरे को ये रिस्क मांगता ही नहीं है। तो उस हिसाब से रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा, टॉट से ट्रांसफर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले इंश्योरेंस ले लो, टॉट से ट्रांसफर कर दो, या फिर बाय कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस ट्रांसफर कर दो। तो देखो अब ये हो गया रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस मीन्स अवॉइडिंग टेकिंग हाई रिस्क प्रोजेक्ट। अब आप कोई टेंशन लेने का ही नहीं, टेंशन देने का। आप हर हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट अपने तो कम कमाएंगे, मस्त रहेंगे। तो आप क्या कर रहे हो कि अवॉइड कर रहे हो हाई रिस्क की डेफिनेशन। अपन को हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला चाहिए ही नहीं, मेरे को तो शांति चाहिए, अपन को तो शांति मांगता है बात। बिल्कुल जे भिड़े आत्माराम तुकाराम भिड़े वाला काम है भाई, शांति चाहिए, यूँ कम कमाओ, अचार पापड़ बेचेंगे वैसा, अपने उतने में ही चल जाएगा। तो टेकिंग हाई प्रोजेक्ट अवॉइड ही करते हैं हम, उतना हाई प्रोजेक्ट, और हम लेस रिस्क की बिजनेस में हम रहते हैं, हमारे लिए वही सही है। तो इसको आपने लेने से ही अवॉइड कर दिया। फिर रिटेंशन और एब्जॉर्ब। अब रिटेंशन रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन दो तरीके से होता है, एक्टिव रिस्क रिटेंशन, पैसिव रिस्क, वेयर द रिस्क इज रिटेन एज अ पार्ट ऑफ डेलिब्रेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आफ्टर कॉन्शियस इवोल्यूशन ऑफ पॉसिबल लॉसेस एंड कॉजेस। अब मैनेजमेंट का एक्टिव रिस्क रिटेन करके रख रहे, मैनेजमेंट कोई डेलिब्रेट में अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे, उसको उस हिसाब से हम रिस्क रिटेन या फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैनेजमेंट कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बना लेगा, कुछ ऐसे मान लो कि कोई रिस्क इस टाइप का रिस्क है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चोरियां ज़्यादा हो रही है या फिर लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वैसा कुछ कुछ हो रहा है, तो मैनेजमेंट ही ऐसा ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम ले आएगा, या फिर अलार्म सिस्टम, या फिर ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर देगा, इंटरनल कंट्रोल डेवलप कर देगा, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, डेलिब्रेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, भारी भरकम मैनेजमेंट लगा के एक्टिवली मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो गया कि नहीं चोरी तो होनी ही नहीं चाहिए थी, कैसे हो गया, हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इतनी रेपुटेशन है और चोरियां हो रही हमारे अंदर अंदर, तो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर क्या सोचेंगे हमारे। हम फिर मैनेजमेंट बाहर ले लेता है, बिल्कुल सर पे लोड ले लिया, दिन रात मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी लगा के एक्टिवली रिस्क को रिटेन करना, अंदर ही अंदर खत्म करना या फिर एब्जॉर्ब करना कह सकते कहते हैं वो मैनेजमेंट की। और पैसिव रिस्क रिटेंशन, वेयर रिटेंशन अकर थ्रू नेग्लिजेंस। ठीक है यार, सच टाइप ऑफ रिटेंशन रिस्क इज unknown or because the risk taken either does not know the risk or consider it less riskier than it is actually। या तो रिस्क को रिटेन करते पैसिवली, तो एक्टिवली या फिर पैसिवली। चलो ठीक है यार भाई, जो रिस्क है नेग्लेक्ट करो, चलते हुए जब होगा कुछ लॉस वॉस तो देखेगा। दो दो आउटकम हो, दो सिचुएशन हो सकती है ना, सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं ना। या तो आप एक्टिवली रिस्क रिटेंशन मैनेजमेंट लगा हुआ है, मैनेजमेंट लगा हो तो उसमें मैनेजमेंट का टाइम एफर्ट एनर्जी पैसा मैनेजमेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो सब भी है। और आपके ठीक है एक नेग्लिजेट कर सकते हैं आप पैसिव रिस्क रिटेंशन के, ठीक है हम रिटेन रिटेन कर रहे हैं, पैसिव रिस्क रिटेंशन यानी कि पैसिवली आप एब्जॉर्व कर रहे हो, तो भूल रहे हो। चलो ठीक है होगा तो, यानी कि जानबूझ के अनजाने बन रहे या फिर ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि चलेगा ना, कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा या किसी भी रीजन से। तो या फिर रिस्क रिडक्शन, फिजिकल रिस्क रिडक्शन और लॉस, किधर जा रहा है, और लॉस प्रिवेंशन एज इफ it often called is the best way of dealing with any risk situation is usually possible to take steps to reduce the possibility of losses। अब रिस्क को रिड्यूस ही कर दिया हमने, क्या उसको कम कर दिया उसको। The ideal time to think of risk reduction measure is at its planning stage of new project, where consider improvement can be achieved at a little or no extra cost. The cautionary note regarding risk reduction is that as far as possible, expenditure should be related to the potential future saving in losses and other risk costs. In other words, the risk prevention generally should be evaluated in same way as the other investment project। अब ये क्या करना है रिस्क रिडक्शन में, एक्चुअली में क्या होता है कि रिस्क रिडक्शन करने के लिए जनरली प्लानिंग स्टेज जो होती है ना किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर करने में, उसी टाइम पे ये रिस्क को कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि जितना भी पॉसिबल रिस्क है उसको कंसीडर ये कर लेंगे ताकि कि फ्यूचर में कोई दिक्कत आए नहीं। तो आपको ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स होती है, वन ऑफ द बेस्ट वे, यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट वे टू deal with any situation usually it is possible to take steps to reduce the possibility of losses। उसके बाद में ट्रांसफर हो गया कि भाई हमको बाहर लेने का ही नहीं,
पोटेंशियल लॉसेस टू अनदर, किसी और को ट्रांसफर कर देना भी है तो टॉर्ट से होगा, कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस से, मान लो कि हेजिंग टेक्निक्स लगा के, या फिर किसी इंश्योरेंस के अलावा भी तो कोई टेक्निक होती है, मान लो किसी एजेंसी को दे दिया, फिर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया, किसी एजेंसी को दे दिया कि भाई तू हमारे बिहार पे कॉस्ट है वो ले लेना, तू हमारे बिहार पे, एक इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में तो इंश्योरेंस प्रीमियम भरो, मरीन इंश्योरेंस होता है, उसके अंदर फायर इंश्योरेंस होता है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस तो होता है जैसे की मैनेजर पर्सोनल के, क्योंकि ऊपर अपन ने पढ़ा था यहाँ पे हमने पढ़ा था, वापस से लिंक भी कराना पड़ता है भाई साहब, आप कहाँ कहाँ खो जाओ तो यहाँ पे, क्योंकि आपको रिस्क के रेट किन किन वजह से, तो ह्यूमन की इलनेस, डेथ, इंजरी और अदर लॉस ऑफ की इंडिविजुअल के आपके लॉस हो गया तो भाई उसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस भी तो ले सकते हो ना, उनके लिए कल को कंपनी पे अचानक से फाइनेंशियल बर्डन आया, उनको जो मुआवजा देना पड़ेगा, जो कोई एम्प्लॉय मान लो कि कंस्ट्रक्शन का काम है तो कोई गिर के मर गया तो उनको मुआवजा देने के लिए कि एम्प्लॉय के ऊपर आप इंश्योरेंस ले सकते हो, तो उससे आपका क्या है कि वो पोटेंशियल रिस्क, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पोटेंशियल रिस्क से आप छूट जाओगे, बच जाओगे। अब रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है, तो हमने हैंडलिंग की बात कर दी थी, हैंडलिंग में अवॉइड कर दो भाई, जाने का ही नहीं, भीड़े वाला काम है यहाँ पे तो, उसके बाद में या तो रिड्यूस कर दो कि भाई रिड्यूस कर दो अंदर अंदर, उसके बाद में एक्टिव रिस्क रिटेंशन, भाई मैनेजमेंट दिन रात लगाओ, पैसिव रिस्क रिटेंशन ठीक है भाई नेगलेक्ट करो, टोट उसके बाद में ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर करने के 3 में टोट कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस और बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, समझ गए। एकदम भर भर के पढ़ाया है मैंने, समझा रहा हूँ यहाँ पे, इतना तो मैंने मेरे खुद के लिए भी नहीं समझा था, क्योंकि एक जनरल चीज़ होती है, बट किसी का क्या है कि सबकी अलग अलग ग्रास्पिंग पावर रहती है, सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो उस हिसाब से एक सेम लाइन में लेके आना होता है ना। मेरे को इतना आता हो तो मेरा काम इतना नहीं है कि स्टूडेंट को यहाँ पे लेके चला जाऊँ, स्टूडेंट को यहाँ पे ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने सी एस की थ्रू आउट जर्नी में मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मैं कहीं से कहीं लिंक कर सकता हूँ, तो अब मेरे को क्या है, मुझे स्टूडेंट के लेवल पे आके पढ़ाना होगा, तब जाके हमारा जो है ना लेवल, स्टूडेंट को फिर साथ साथ में उठा के हम ऊपर लेके जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो चलिए इसके साथ ही, पर ये सच बात है एक्चुअली में, क्योंकि अब मैं हाई लेवल का पढ़ा दूंगा, फिर बहुत सारी क्लासेस, टीचर की क्लासेस इसीलिए रीजन से फेल हो जाती है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा देते, एक ही बार में नॉलेज दूँ, ज्ञान दे दूँ, ये वो सी ए में सब का नॉलेज दे दिया, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मार्केट में स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे दिया, भाई उनका नहीं है, बच्चों ने वो चीज़ देखी नहीं है, तो वो इस लेवल पे, आप इस लेवल पे हो, तो आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको साथ साथ में उनको उठाना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, अब रिस्क मैनेजमेंट की हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, अब हैंडलिंग रिस्क को हैंडल करने के लिए, रिस्क को मिटिगेशन के लिए, सॉरी यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा था मैं, मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी, रिस्क को मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी खत्म करने का, भाई रिस्क होना ही नहीं चाहिए। Risk mitigation is defined as taking steps to reduce adverse effect. Risk mitigation is a process by which an organization introduces specific measures to minimize or eliminate unacceptable risk associated with its operations. Risk mitigation measures can be directed towards reducing the severity of the risk consequences, reduction the possibility of risk materializing, or reducing the organization exposure to the risk. अब यहाँ पे मैंने रेड लाइट करी है। Once risks have been identified and assessed, the strategies to manage the risk fall into one or more of the following category. अब एक बार रिस्क आपका आइडेंटिफाई हो गया, असेस हो गया, उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस करना, असेसमेंट करना, ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनालिसिस हो गया, फिर उसके बाद में असेसमेंट हो गया, तब क्या करेंगे हम, उसको स्ट्रेटेजी तो मैनेज करेंगे ना, उसको मैनेज करने के लिए हम स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे, रिस्क को रिटेंशन कर लेंगे, कुछ नहीं है, वो हैंडलिंग ऑफ रिस्क का ही है। फिर आपको रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी, वही स्ट्रेटेजी हैंडल करना ही जो स्ट्रेटेजी है, ट्रांसफर कर दोगे, फिर टॉलरेट कर दोगे, यानी कि रिटेन कर दोगे, या फिर आप रिस्क को रिड्यूस कर दोगे।
या फिर इसको अवॉइड कर दोगे। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एक्सपोजर। उसके बाद में कंबाइन कर दोगे, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दोगे, एक रिस्की सिचुएशन है तो एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर दोगे, तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दोनों आपस में एक दूसरे का इफेक्ट नील कर देंगे। शेयरिंग, शेयरिंग में क्या होता है, इंश्योरेंस इज ए मेथड। हेजिंग, हेजिंग में फ्लक्चुएशन इन फॉरेक्स, अब मान लो स्टॉक मार्केट में और उससे रिलेटेड कोई रिस्क होता है, तो उससे रिलेटेड रिस्क के लिए आप हेजिंग की टेक्निक्स लगा सकते हैं। हेजिंग में भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत वो डिफिकल्ट चीज़ है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं, आपके जितना कोर्स में आपको उतना ही बनना है, बाद में ज्ञान लेते रहना जितना चाहिए उतना। तो ट्रांसफर, डिफरेंट एजेंसीज वर्क टुगेदर एंड दिस एजेंसीज टेक केयर टू ट्रांसफर द रिस्क इन देयर एरिया टू अनदर एजेंसी विच इज बेटर इक्विपाइड टू टेक केयर ऑफ द रिस्क फॉर कंसिडरेशन। पैसा लेके वो काम करती है कि हम तुम्हारे लिए वो रिस्क ले लेंगे, हम तुम्हारे लिए वो रिस्क लेंगे, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। बस आप उनको क्या मांगता है, पैसा, वो क्या मांगता है, पैसा। तो हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस curves in, and whenever a particular agency, individual or a firm finds that it is dealing in an area where it does not have a core competence to the deal with, it takes to help of another agency which has a specific core competence to transfer of its own risk। अब क्या है कि भाई मेरा काम है, मेरा काम है, मेरा काम है कुछ बिजनेस है मेरा, मैंने मेन बिजनेस में फोकस करूंगा। अब उससे रिलेटेड जो रिस्क आने वाले हैं, मान लो कि कोई अलग टाइप का रिस्क, कोई फाइनेंशियल रिस्क हो गया, फॉरेक्स में पेमेंट करना है, ये वो का टाइप का कोई रिस्क है, तो भाई मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं, मैं मेरे एक्सपर्ट हूँ, मैंने इतने साल अपने बिजनेस को दिए, तो मेरा उस चीज़ में कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हेल्प लेंगे अनदर एजेंसी की जिसके पास स्पेसिफिक कोर कॉम्पिटेंस है। इंश्योर्ड के इंश्योरेंस या फिर मान लो कि आपको वसूली करनी पैसों के लिए, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना, वो आपका रिस्क, तो एक एजेंसी जो अभी आपका रिस्क को हैंडल करके देगी, वो आपका रिस्क खुद आपको वसूल करवा के देगी। तो उसके बाद में फैक्टरिंग होता है, उसके बाद में ब्रोकरिंग होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, बिल डिस्काउंटिंग होता है, तो वो आपका क्योंकि कोर कॉम्पिटेंस है ही नहीं ना उन चीज़ में, तो वो एजेंसीज आपके बिहाफ पे आपका रिस्क वो खुद लेगी, कंसिडरेशन लेगी। वो एक अलग चीज़ है कि मान लो छोटा मोटा पैसे ले भी जाए, पूरे पैसे डूब जाए, इससे अच्छा क्या सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 10-15% रख भी ले, मेरे को 80% भी वसूल करवा के दे दे, तो वो तो वेल एंड गुड है ना। तो उसके बाद में टॉलरेट करना, थर्ड जो पॉइंट था, हमने क्या बोला था, पढ़ क्या रहे हमने, रिस्क स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं हम मैनेजमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं। ट्रांसफर रिस्क थर्ड पार्टी एजेंसी को ट्रांसफर कर देना, टॉलरेट रिस्क रिटेंशन कर देना, इट इज एक्सेप्टिंग द लॉस व्हेन इट अकर, यानी कि रिस्क रिटेंशन इज वाइबल strategy for small risk and which cost of insuring against the risk would be greater over the time than the total losses sustained। देखो स्मॉल छोटे मोटे रिस्क है, छोटे मोटे से रिस्क है, छोटे मोटे से रिस्क है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसको रिटेन ही कर देंगे, क्योंकि भाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग अगेंस्ट द रिस्क वुड बी ग्रेटर ओवर द टाइम देन द टोटल लॉस सस्टेन। हमको जितना लॉस हुआ उससे ज़्यादा तो हमको उसको रिस्क को सही करने में, उसको इंश्योर करने में हमारे पैसे जा रहे हो, तो फिर हम उस चीज़ में पड़ेंगे ही क्यों भाई। पैसा भी ये लो तुम्हारे पैसे, डायरेक्टली हम उसको रिटेन कर लेंगे, उसको टॉलरेट कर लेंगे, उसके बाद में रिड्यूस कर देंगे। द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट नेसेसरी टू ओवरवेट द रिस्क बट मोर लाइकली टू कंटेन द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब रिड्यूस का मतलब ये नहीं है कि हमको पूरी तरह से उसको खत्म करना पड़े, एक एक्सेप्टेबल, पूरी तरह से खत्म तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं रिस्क थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में नेचुरल कैलामिटीज, ये वो सब सारी चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होना, ये सब, तो हम उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल पे तो लेके आ सकते हैं ना, एक्सेप्टेबल लेवल पे आप ला सकते हैं। मान लो कि गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट से फिर टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज में, उसमें तो आप उसको रिड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक यानी ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल पे तो लेके आ सकते हो, ताकि आपके बिजनेस में
जो फाइनेंशियल लॉस है वो कम हो जाए। आउटसोर्सिंग कुड बी एन एग्जांपल ऑफ रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन के लिए हम आउटसोर्स कर सकते हैं हम उस चीज़ को, कैसे अवॉइड करना। मेथड रिजल्ट इन कंप्लीटली एलिमिनेशन एक्सपोजर टू द लॉस ड्यू टू स्पेसिफिक रिस्क। कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश करना। प्रोजेक्ट में भी अबंडेंट मिडवे टू मिटिगेट द रिस्क व्हाइल हैंडलिंग अ प्रोजेक्ट। बीच में ही छोड़ दिए जाते, मिडवे टू मिटिगेट द रिस्क व्हाइल हैंडलिंग द प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बीच में ही छोड़ दिए जाते हैं उसको, रिस्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विच कुड कैरी रिस्क, यानी कि उस चीज़ को करने का ही नहीं, एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं करने का, यही बात कर रहा है कि अबंडन छोड़ देना, कि उस चीज़ को करने का ही नहीं, कि जहाँ पे फिर वो रिस्क हो गया। मान लो कि आप एक ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जो कि बाद में फिर वो जो आपने वो देखी होगी ना रईस मूवी में क्या किया था कि उन्होंने उस जो शाहरुख खान जो एरिया में गरीबों के लिए घर बनाना चाहता था, हाउसिंग जो करके उन्होंने स्टार्ट किया था शाहरुख खान ने, तो बाद में उसको उसको क्या है कि एनवायरमेंटल जोन क्रिएट बना दिया कि ये अगर यहाँ पे आप बनाओगे तो ये एनवायरमेंटल एरिया है, यहाँ पे एनवायरमेंट को ये वो होगा, उस वजह से उस पर बैन लगा दिया था। तो उस चीज़ को करने का ही नहीं, उस चीज़ को पूरी तरह से अबंडन छोड़ देने का, बीच में जो हुआ वो हुआ, और गरीबों के शाहरुख खान ने पैसे वापस कर दिए थे। तो उसमें क्या, शाहरुख जी ने भी रिस्क अवॉइडेंस वाला चैप्टर पढ़ा था। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा था, मतलब पढ़ा था, मुझ पे विश्वास रखो, मेरे सामने पढ़ा था। तो an example would be not buying the property or business in order to not take an liability that comes with it. Another would be not flying in order to not take the risk that the aeroplane was to be hijacked. यहाँ ऐसा है कि भाई उड़ने का ही नहीं, कहीं हाईजेक नहीं हो जाए, फालतू बातें वैसे लिखी हुई है। यहाँ पे ये एग्जांपल अच्छा है कि भाई उस प्रॉपर्टी या बिजनेस में जाने का ही नहीं जिसमें लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी उसके साथ में आ रही हो। उसके बाद में कंबाइंड रिस्क करना है। कंबाइन करना, व्हेन द बिजनेस फेसेस द 2 or 3 रिस्क, द ओवरऑल रिस्क इज रिड्यूस बाय कंबाइन। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय कॉम्बिनेशन। द स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल मेनली इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। मैंने बोला था कि एक अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन क्रिएट कर लो, एक फाइनेंशियल, मान लो कि हेजिंग होती है जो रिस्क में। बड़ी बड़ी बातें सारी यहाँ पे हो गई, हमारी हमारी यहाँ पे हो गई कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो स्ट्रेटजीज थी ना, हमने रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज हमने लगा दी है। यहाँ पे हैंडलिंग की जो स्ट्रेटजी, रिस्क मिटिगेशन की है, मैं बार बार मैनेजमेंट पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज थी जो हमने लगा दी है। ये कुछ भी नहीं है, ये हैंडलिंग के जो पॉइंट है, जो ट्रांसफर वाला पॉइंट था, रिटेंशन वाला, रिड्यूस था, अवॉइड करना था, फिर कंबाइन करना, शेयरिंग करना और हैंडलिंग करना, ये सारे पॉइंट्स थे, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए। उसके बाद मेंटेनिंग द रिस्क स्ट्रेटेजी। अब क्या है कि जो बिजनेस में, ये बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंजेस होता रहता है, रिस्क एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एक बार डेवलप करा था, मैंने पहले ही बोला था ना कि वो प्रोसेस ऐसा डेवलप करो कि आपको फ्यूचर में भी रिक्वायर्ड जब भी हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसको रीयूज कर सको। एक सेकंड, तब फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट इट में भी फिर यूज कर सको। इट हैज ऑलरेडी बीन नोटेड दैट द रिस्क एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग एंड डेवलपिंग, एंड दैट द प्रायोरिटीज ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्क विल शिफ्ट एंड चेंज। ठीक है, तो रिस्क की प्रायोरिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी, रिस्क की यानी कि इंपॉर्टेंस भी आपकी चेंज हो जाएगी, और उसके बाद में रिस्क टाइप्स भी आपके लिए चेंज होते रहेंगे एनवायरनमेंट में। कि मान लो कि अब ये रिस्क नहीं, अब नॉन फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल की जगह आपके लिए पहले ज़्यादा प्रायोरिटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि उसमें कंप्लायंस फॉलो करने पड़े। तो बिजनेस में जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क का एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज होगी। तो उसके लिए आपको जो प्रोसीजर है ना,
उसको प्रॉपरली आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज देयर फॉर अ डायनेमिक एंड ऑन गोइंग। तो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस वो डायनेमिक रहेगा जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात करी थी तो एक ऐसा प्रोसेस बनाना है जो इफेक्टिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इफेक्टिव सस्टेनेबल प्रोसेस आपका लॉन्ग टर्म तक आपके चीज़ों में, आपकी दिक्कतों में काम आता रहना चाहिए, ऐसा आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज देयर फॉर अ डायनेमिक एंड ऑनगोइंग वन एंड द प्रोसेस हैज टू बी अलाउ फॉर अ पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ रिस्क एंड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस एडजस्टमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्स। तो आपको उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा और उसके बाद में कॉन्सिक्वेंट एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कंट्रोल करने पड़ेंगे, ताकि आपको एक इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट, सस्टेनेबल इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आपका आपके पास रेडी रहे। चार्ज विद द कंट्रोल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, बस यही मेनली था। उसके अलावा बाकी सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसका ये पेरा। मेनली आप इतना पेरा ही अब इस पे ध्यान दे देना और बाकी कुछ है नहीं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट में भी इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद में फ्रॉड क्या होता है, सबसे पहले तो फ्रॉड क्या होता है, वो तो डेलिब्रेट एक्शन टू डिसीव अनदर पर्सन विद इंटेंशन ऑफ गेनिंग सम थिंग्स। डेलिब्रेट एक्शन टू डिसीव अनदर पर्सन, किसी अदर पर्सन को डेलिब्रेट एक्शन अनदर पर्सन को डिसीव करना विद इंटेंशन ऑफ गेनिंग सम थिंग। इंटेंशन क्या है आपका, गेन करना, किसी को डिसीव करके आपको गेन करना, कोई एडवांटेज गेन करना है। फ्रॉड कैन लूजली भी डिफाइन एज, अब लूजली एक खुले खुले रूप से, जो बिल्कुल लूज रूप से आप फ्रॉड को डिफाइन करेंगे तो एनी बिहेवियर बाय विच वन पर्सन इंटेंडिंग टू गेन अ डिसऑनेस्ट एडवांटेज ओवर द अनदर। In other words, fraud is an act or omission which is intended to cause wrongful gain to other person and wrongful losses to other. Wrongful gain to one person and wrongful losses to other. एक को गेन होगा, एक को लॉस होगा, लेकिन वो wrongful लॉस और गेन होगा either by way of concealment of fact or otherwise। या तो फैक्ट को छुपा के कर सकते हैं या फिर किसी अदर तरीके से फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड तो आपको पता ही है, बचपन से आपने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और उधर कहीं पढ़ा होगा। द फ्रॉड क्या है वो आपको पता ही है। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ध्यान रखना आईपीसी का सेक्शन 25 है ना, वो डिफाइंस फ्रॉडलेंटली। ये जो फ्रॉडलेंटली है ना, वैसे इतना कोई खास नहीं है, पर मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि फ्रॉडलेंटली वर्ड है ना, विच मीन्स अ पर्सन इज सेड टू बी डू थिंग फ्रॉडलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बाय नॉट अदरवाइज, डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। यानी कि इंटेंशन क्या है, जिसका डिफ्रॉड का इंटेंशन होगा तो ही उसको फ्रॉडलेंटली एक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई इंटेंशन होगा तो उसको फ्रॉडलेंटली एक्ट नहीं करेंगे कहेंगे। फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने बोला था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने सबने पढ़ा होगा, फ्रॉड मीन्स इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद द कन्वीनियंस और by which agent with intention to deceive or to induce a person to enter into a contract। में बोल बोल के बिल्कुल गला सूख गया है, पानी भी पी रहा हूँ, तो एक्चुअली में इतना कंटिन्यूसली बोलने का काम नहीं पड़ा है कि वो एक वीडियो क्रैक हो गई है वो, और फिर थोड़ा जुकाम भी हो रहा है, तो थोड़ी आवाज़ थोड़ी मैनेज कर लेना। मेरा स्टार्टिंग में क्या है कि बहुत सारी एनर्जी के साथ पढ़ाते हुए थोड़ा सा डाउन साइड चले जाते हैं। तो सजेशन दैट फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया है कि फ्रॉड कब होता है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ये सारे एक्ट होंगे तो फैक्ट इज ट्रू बट विच इज नॉट ट्रू। अपन बता रहा है वो बंदा है कि तुम ये फैक्ट ट्रू है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, पूरी तरह से कंसील ही कर दिया फैक्ट को। प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कोई ऐसा वादा कर दिया है भाई लेकिन इंटेंशन कोई है ही नहीं उसको परफॉर्म करने का। अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज दो स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। अभी ऐसा कुछ आपको ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन या सेक्शन इतना कोड करने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी कोड करने की दरकार नहीं है आपको। बेसिकली आपको करना क्या है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में, फ्रॉड रिस्क में अब फ्रॉड क्या होता है वो बता दो, उसके बाद में लूज डेफिनेशन, वन पर्सन का इंटेंशन होता है अदर को डिफ्रॉड करना, बस ये बता दो। हुआ तो सेक्शन 25 की डेफिनेशन या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन आप नहीं भी लिखोगे तो एक बार के लिए चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेनली तो ये है कि कंपनी एक्ट में बताया गया है कि सेक्शन 447 डिफाइन फ्रॉड,
सेक्शन 447 कंपनीज एक्ट में डिफाइन करा गया फ्रॉड में, फ्रॉड को डिफाइन करता है। फ्रॉड में भी सेक्शन 447 में कंपनीज एक्ट में फ्रॉड को डिफाइन किया गया, और उसमें फिर आता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को रिपोर्टिंग के लिए, फ्रॉड को रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड आता है। ऑडिटर ऑफ द कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो फ्रॉड क्या होता है वो सब, फ्रॉड को भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रॉड भी एक तरह का रिस्क ही है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड देयर शुड बी एग्जिस्टिंग अ रोबस्ट इंटरनल चेक सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। वर्क ऑफ वन पर्सन इज चेक बाय अनदर, एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन, एक पर्सन का काम का एंड दूसरे पर्सन के काम का बिगिनिंग होगी वैसा, और कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, ताकि क्या है कि मान लो आपके हीरे जवाहरात का बिजनेस हो तो कोई भी आके एक्सेस कर रहा है, कोई भी कुछ लेके जा रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। और इन बैंकिंग से देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेकर एंड चेकर। बैंक में आपने देखा होगा, बैंक में इसीलिए होता है कि भाई आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर भेजते हैं, इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वो फ्रॉड के रिस्क को प्रिवेंट कर रहे हैं एक तरीके से। वरना कौन से सर क्या चेक लेके ने क्या कैश एक्सेप्ट कर रहे किसी को पता ही नहीं रहेगा, इसीलिए एक दूसरे का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है। Fraud risk management policy should be incorporated aligned to its internal control and risk management. फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। अब आप ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट अलाइन इट्स इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। सब जिम विम चालू करा, लेग डे मनाया तो पूरे पैरों की बैंड बज गई है। इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड रिस्क पॉलिसी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। ऐसी पॉलिसी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जो इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करे। द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग एंटिसिपेटेड एंटी फ्रॉड कंट्रोल by raising the awareness across the companies, promoting an open and transparent communication and promote a fraud risk policy management policy है ना, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रमोट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रमोट जीरो टॉलरेंस तो फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट, इनकरेज एम्प्लॉय टू रिपोर्ट सस्पिशियस केसेस ऑफ फ्रॉड, वो विजिल मैकेनिज्म की बात करें, स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं क्या अवेयरनेस में कि भाई एम्प्लॉय को फ्रॉड नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब गलत चीज़ें हैं, हम आपके साथ है, हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की ओर का सपना देखते हैं, ये सब वो सब, तो आपकी ओर से भी टॉलरेशन हमारे लिए बहुत बहुत यानी कि मायने रखता है। वैसे सारी चीज़ें जो आप फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में आप बोल सकते हो, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में भी इंक्लूड। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी है ना, एक तो जनरल बात है जो है ना, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, इसका अवेयरनेस कैसे लेके आए। यहाँ पे देखो इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है, भले ही ये साइड में दे रखा अलग से पॉइंट, लेकिन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग एंटी फ्रॉड कंट्रोल बाय राइजिंग अवेयरनेस अक्रॉस द कंपनी। यही लाइन उठा के दे देंगे आप, इसमें कुछ भी फेकम फेक लिख के आओगे उसका कोई सेंस नहीं बैठेगा। ये चार आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, एम्प्लॉय में इंकरेजमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय को इंकरेज करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। ये सारे चार पॉइंट आप लिख के आओगे तो ही बात बनेगी, वरना बात बिगड़ भी सकती है, समझ रहे हो। अब जो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी देखो, वो फ्रॉड रिस्क हो गया वे की करिए, ओए फ्रॉड रिस्क हो गया वे की करिए, तो पॉलिसी बनाते हैं आओ हम 3D शेयर लगाए कि अब हम जीत जाए इस फ्रॉड से। फ्रॉड रिस्क हो गया तो मैं ऐसे ही गाना राइमिंग जमा के बना रहा, बट एक है कि फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जो फ्रॉड रिस्क हो गया तो हम क्या करेंगे, 3D CR लगाएंगे, हम 3D CR लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉड रिस्क को मैनेज करने के लिए हम 3D CR बनेंगे। सच पॉलिसी में इंक्लूड फॉलोइंग, फ्रॉड रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो 3D, पहले तो डिफाइन करो फ्रॉड को, फ्रॉड क्या फ्रॉड है, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड क्या है। फ्रॉड ये है कि भाई हमारे जो अकाउंट है ना उसमें कोई भी एंट्रीज कट जाता है, कि कोई भी कंट्रोल नहीं है,
तो हमारी अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हो रहा है, हमारी एंट्रियां अंदर से डिलीट हो रही है, किसने क्या ट्रांसफर किसको करा वो मैनिपुलेशन हो रहा है। तो पहले तो डिफाइन कर दिया कि भाई हमारा ये फ्रॉड है। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकर चेकर कौन, वो वाले बैंकिंग से, अब बैंक हो तो मेकर चेकर वाला डिफाइन कर सकते हो उसके बाद में, या फिर वर्क वन इज चेक बाय अनदर, वैसा सब कुछ डेवलप कर सकते हो। तो डिफाइन कर दिया फ्रॉड को, डिफाइन कर दिया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके बाद में अब ये है कि ये सीक्वेंशियल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने कोई स्टेप या प्रोसेस नहीं है, तो आपको इसको सीक्वेंस आपका चेंज हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए ध्यान रखना। 3D CR, 3D डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइंड फ्रॉड डिफाइन करना सबसे पहले, डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद में आपने डिसिप्लिनरी एक्शन, उसके बाद में कम्युनिकेशन चैनल, इनकरेज एम्प्लॉय टू रिपोर्ट सस्पिशियस। अब कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, यहाँ पे पहले ही बात कर ली हमने कि यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पे होना चाहिए ऐसा। तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में अवेयरनेस को और सबको बढ़ाने के लिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, पहले तो डिफाइन करना है कि फ्रॉड है क्या। फोर एक्टिविटीज विच कंपनी वुड बी कंसिडर एज फ्रॉडुलेंट, जिन एक्टिविटीज में फ्रॉड हो रहा है वो उसको पहले डिफाइन करो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर लिया, कम्युनिकेशन चैनल एम्प्लॉय को इनकरेज कर लिया कि भाई विजिल मैकेनिज्म में लगा दिया कि भाई सब फ्रॉड हो तो रिपोर्ट करने का। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन, आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द फ्रॉडस्टर में बी कंसिडर एज पर द कंपनीज पॉलिसी और रिव्यूइंग द पॉलिसी। फिर जो पॉलिसी बने उसको कंसिस्टेंटली रिव्यू करना था कि आप बाद में भी यूज में आती रहेगी, कभी जरूरत पड़े तो प्रॉपर चेंजेस करके। अब ये सब हो गया, हमने फ्रॉड की पॉलिसी में क्या लिखा था, फ्रॉड रिस्क हो गया की करिए तो 3D CR लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? 3D CR लगाएंगे। 3D CR लगाने के बाद में फ्रॉड को रिपोर्टिंग, मैंने पहले ही बोल दिया था कंपनीज एक्ट में बोला है कि फ्रॉड 447 में डिफाइन किया गया है कि फ्रॉड क्या होता है। कंपनीज एक्ट के 447 सेक्शन में डिफाइन किया गया फ्रॉड क्या होता है। उसके बाद में वो बात अलग है कि सेक्शन 25 में अलग डिफाइन किया गया है, इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग डिफाइन किया गया है, तो बट वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। 447 में फ्रॉड डिफाइन किया गया है, इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है 4-5 नंबर का ऐसा। तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग फ्रॉड की रिपोर्टिंग करना इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट में। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई फ्रॉड तेरे नज़रों में आया तो सर तेरा काम है सबसे पहले कि फ्रॉड को तू रिपोर्ट करा। अगर नहीं रिपोर्ट करा तो पनिशमेंट विथ फाइन विच शेल बी 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ अनदर कंपनी। अगर ऑडिटर ने भाई साहब ने रिपोर्ट नहीं करा तो लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख रुपए और नॉन लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी के केस में 1 लाख रुपए। भाई तुम कमा नहीं रहे, उससे ज्यादा तुमको फ्रॉड के लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इससे अच्छा फ्रॉड रिपोर्ट कर दो। अब मान लो कि ऐसा होता है कि रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा होता है कि टाइम लिमिट दे रखी है 2 दिन क्या, या फिर ऐसा कुछ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, टाइमलाइन दे रखी है। उसमें क्या है कि अगर जो फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ ना, 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। सेक्शन 143(12) सबसेक्शन 12, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट में विच रिक्वायर्स ऑडिटर टू रिपोर्ट 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, अप टू 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ से कम हुआ तो रिपोर्ट किसको करना पड़ता है? मैनेजमेंट और TCWG, या तो मैनेजमेंट या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, या फिर दोनों को रिपोर्ट कर दो ऐसा। 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, और 1 करोड़ के अंदर अंदर तक का फ्रॉड हुआ तो मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करो। फिर उनके बाद में वो अपना ओपिनियन देंगे, डिस्कशन होगा, फिर बोर्ड रिपोर्ट में जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट में वो चीज़ जाएगी कि भाई ये फ्रॉड हुआ था, ये सब वो सब। पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई सब तुम्हारा काम है 143(12) के अकॉर्डिंग तुमको रिपोर्ट करना। अगर नहीं रिपोर्ट करा तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस के में 143 सबसेक्शन 15 में ऑडिटर पे पेनल्टी लगेगी, बढ़िया वाली पेनल्टी, पनिशमेंट लगेगी, ऑडिटर की आंखें खुल जाएंगी, तब जाके फिर वो प्रॉपर फ्रॉड रिपोर्टिंग करेगा।
कि भाई साहब लिस्टेड कंपनी में 5 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा और अनलिस्टेड अदर देन लिस्टेड कंपनी में 1 लाख तक का फाइन लगेगा। रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट, अब क्या है कि इज्जत को भी रिस्क होता है, इज्जत पे भी रिस्क होता है। इज्जत मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट में टाटा की इज्जत है, टाटा की इज्जत है, तो उसकी रेपुटेशन पे अगर नेगेटिव परसेप्शन हुआ, मैगी का एग्जांपल ले लो, नेगेटिव परसेप्शन मैगी के बारे में बन गया था, तो उसमें क्या हुआ था, मैगी को रातों रात अपनी इमेज सुधारने के लिए पूरे प्रोडक्ट वापस मंगाने पड़े थे। वो पूरी जो चीज़ें थी मैगी, खराब जो मैगी थी, उसको मंगा के डिस्पोज ऑफ करना पड़ा था। तो उसके बाद में मैगी ने वो मार्केटिंग करी और बहुत सारे एफर्ट लगा, उसके बाद में मैगी की डिमांड और बाद में ज़्यादा बढ़ गई, वो अलग चीज़ है। बट ऐसा है कि रेपुटेशन पे जो रिस्क आया था उसको मैनेज करा था। रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द नेगेटिव परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर, काउंटर पार्टीज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, डेब्ट होल्डर्स, मार्केट एनालिस्ट, other relevant parties or regulators that can adversely affect the bank's ability to manage existing or establish new business relation and continue access to the sources of funding though the interbank or securitization market। क्या है कि यहाँ पे बैंकिंग के हिसाब से दे रखा है कि बैंक अगर नेगेटिव परसेप्शन बना तो शेयर होल्डर, काउंटर पार्टी, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, डेब्ट होल्डर, मार्केट एनालिस्ट सब नाराज हो जाएंगे और बैंक की एबिलिटी टू मैनेज मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग और न्यू बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, वो सब बात है। अब लॉस ऑफ रेपुटेशन इज लॉन्ग लास्टिंग डैमेज। मैगी के बारे में आज भी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए, वो जो मैगी की इमेज खराब हुई थी, वो उसके बाद में उन्होंने मार्केटिंग करके उन्होंने इमेज तो बचा ली, लेकिन आज भी फिर जो उस इंसिडेंट के बाद में लोग क्या है कि बहुत सोच समझ के बाहर का फूड खाने लगे। बहुत सारे ने मैगी खाना छोड़ भी दिया। बहुत सारे पहले तो इसको लंच में देते थे बच्चों को, ये वो, तो फिर उसके बाद में लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए कि भाई ये सब हमारे साथ में, हमारी भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है, हमारे साथ में ऐसा गलत किया जा रहा है। तो उस रीजन से फिर उससे लॉन्ग लास्टिंग डैमेज हुआ। फिर डिस्ट्रॉय द ब्रांड वैल्यू, डिस्ट्रॉय कर देगा। टिप्स डाउनस्ट्रीम इन द शेयर वैल्यू, अगर शेयर वैल्यू तुरंत शेयर की प्राइस गिर जाएगी। रूम जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, अडानी में भी यही हुआ ना। अडानी में रेपुटेशन पे अचानक से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अडानी की ब्रांड वैल्यू पे इम्पैक्ट आया, डिस्ट्रॉय हो गई कि अरे अडानी तो चोर है, ये वो है, या वैसा सब कुछ मार्केट में फैल गया था। कमेंट सेक्शन में हर जगह पे ऐसा नेगेटिविटी आ गई थी। उसके बाद में शेयर प्राइस भी अडानी की गिर गई थी। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी खराब हो गए थे, इंटरनेशनल रिलेशन अडानी के खराब हो गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रस्ट फिर जगाना बहुत मुश्किल काम होता है। रेगुलेटरी रिलेशन डैमेज हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ टू फेच क्वालिफाइड स्टाफ एज वेल एज रिटेंशन ऑफ द ओल्ड एम्प्लॉय बिकम डिफिकल्ट। अब क्या है कि ऐसी खराब ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय भी रिटेन करने से कतराते कि भाई कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिल्कुल खस्ता हालत हो गई उसकी, तो फिर मान लो कि एम्प्लॉय रहेगा भी तो फिर यहाँ से फिर फ्यूचर में अगर रातों रात ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई तो फ्यूचर में वो जाएगा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, वो जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या है, अरे ये तो तू उस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब तूने क्या ही सीखा होगा वहाँ पे। बाद में इंटरव्यू जो नए ऑर्गेनाइजेशन में देने जाएगा तो अरे क्या ही सीखा होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी थी वैसी थी। इससे अच्छा है कि इनिशियल स्टेज पे ही आप यानी कि उससे अलग हो जाओ ना। तो इस सिचुएशन में डिफिकल्ट हो जाता है ओल्ड एम्प्लॉय को बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि उनकी भी तो, एम्प्लॉय की भी तो इज्जत पे आता है कि भाई कि मैं ऐसे घटिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, कल को मेरी इमेज क्या रहेगी। For managing the reputation risk, following principles are worth noting. इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क वाइल फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी, इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, बोर्ड का प्रॉपर ओवरसाइट होना चाहिए। बिजनेस इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क फॉर्मुलेशन बिजनेस स्ट्रेटेजी, इमेजिंग बिल्डिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इमेज बिल्डिंग करना, प्रमोशन करना, ड्यू केयर करना है मैगी ने जैसे किया था कि अब हम ऐसे। उसके बाद में क्वालिटी रिपोर्ट तैयार करना, कल्चरल अलाइनमेंट करना स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में नहीं नए अलग अलग कल्चरल फंक्शन करना, कल्चरल सेरेमनी करना कि हम कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ से उस बेसिस पे ब्रांड को प्रमोट करना। उसके बाद में इंटरनल चेक प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल प्रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, इवेल्यूशन होना चाहिए, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद में फॉलो अप होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें कि ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं
रेपुटेशन को वापस बचाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेक्शन 134 सेक्शन 3 क्लॉज एन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द डेवलपमेंट एंड implementation of the risk management policy of for the company includes identification therein of the element of risk, if any, which is in the opinion of the board may threaten the existence of the business. Company must be included in the board of directors report to be attached in financial statement of the company. अब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई ऑडिटर का काम होता है कि भाई के ये रिस्क है उसको बताना। ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता, और ऑडिटर का काम ही है कि अपना ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सबके। लेकिन रिस्क को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा गलती होती है, कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिस्क को मैनेजमेंट वही करेंगे। तो फिर बोर्ड बने क्यों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने ही क्यों फिर? So SEBI LODR provides, LODR की बात करेगी, also provides that the company shall lay down procedure to inform board members about the risk assessment and minimizing। क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हर मेंबर को जो कंपनी ने रिस्क असेसमेंट के लिए जो असेसमेंट के लिए प्रोसीजर बना रखा है कंपनी ने, वो इन्फॉर्म करना है बोर्ड मेंबर्स को। और मिनिमाइज के लिए क्या प्रोसीजर, क्या क्या रिस्क है हमने असेस किए, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हमने बनाए हैं, वो हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमको रिपोर्ट करना। बोर्ड शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर द कंपनी। बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी फ्रेमिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान को के लिए। रिस्क मैनेजमेंट प्लान मस्ट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ रिस्क। सारे एलिमेंट रिस्क के एलिमेंट्स होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट द कंपनीज रिस्क प्रॉफिट प्रोफाइल डिस्कसिंग इन रिस्क रजिस्टर। अब ये क्या है कि ये कंपनी की रिस्क प्रोफाइल डिस्कस करेगी। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है ना, जो कि हम रिस्क रजिस्टर में देखेंगे कि हमारी क्या रिस्क की प्रोफाइल है ना वो पूरी, एंड शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब ऑल द एलिमेंट्स। ये रिस्क रजिस्टर है ना, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो risk management policy should reflect the company's risk profile discussed in risk register and should clearly describe all elements of the risk management and internal control system and any internal audit function। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी रिफ्लेक्ट करेगी ये सारी चीज़ें। और कंपनी शुड हैव आइडेंटिफाइड चीफ रिस्क ऑफिसर मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको स्पेसिफिकली रिस्क को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, असेस करने के लिए एक स्पेसिफिकली ऑफिसर एक्सपर्ट जो होता है, जिसका कोर कॉम्पिटेंस होता है उस चीज़ में, उसको अपॉइंट करने का। रिस्क ऑफिसर वैल्यूअर हो सकता है या कोई भी हो सकता है। एक्चुअरीज जो होते हैं ना, वो उनको अपॉइंट करते हैं, जिनका मेनली रिस्क मैनेजमेंट का फील्ड में उनकी नॉलेज होती है। उस बेसिस पे उनको एक रिस्क ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है लिस्टेड कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनीज में। Regulation 21 of the SEBI LODR requires every listed company should have a risk management committee। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आपको पता है कि ऑडिट कमेटी होती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी होती है, उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है। सारी कमिटीज है जिनको मैंडेटरी करा है, LODR में दे रखा है, कंपनीज एक्ट में भी बता रखा है। ऐसी जो कमिटीज है ना, इनको बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही कमिटीज जो फिर कमिटी यानी कि मेनली क्या है कि कमिटी यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। एक स्पेसिफिक कमिटी बना दी, इनका काम क्या है, इनको सोते जागते उठते बैठते यही सोचना है कि ये रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में है, ये रिस्क है, इनका इन सिग्निफिकेंस में ये रिस्क है, और इसको हमको इस तरह से मैनेज करना है। उसके लिए हम ये पॉलिसी ये प्रोसीजर आपस में डिस्कस करके वो काम करते रहते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे लोड नहीं आता है। नहीं तो पता पड़ा डायरेक्टर मैनेजर जब देखो अरे ये रिस्क आ रहा, वो रिस्क आ रहा, दौड़ रहे, भाग रहे, पागल हो रहे, वो सब काम से सब उलझ जाता है सारा काम। सो उसके लिए स्पेसिफिक हमारी कमिटी होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। हाउएवर इन अ सेंस द फंक्शन ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल इंक्लूड, गवर्नेंस प्रोफेशनल जो होता है ना, उसका काम होता है एडवाइसिंग ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस, कंपाइनिंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, चैंपियनिंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, प्रमोटिंग एंड एक्टिंग साउंडिंग बोर्ड,
साउंड बोर्ड में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द बोर्ड और गवर्निंग बोर्ड, बैलेंस करता है बोर्ड और इंटरेस्ट का, और सबके इंटरेस्ट को एक लाइन में लेके आता है, मैनेजमेंट अदर स्टेक होल्डर सबको एक लाइन में लेके आता है। तो कंप्लायंस ऑफिस जो होता है ना, कंप्लायंस गवर्नेंस प्रोफेशनल, गवर्नेंस प्रोफेशनल कौन सा होता है, कंप्लायंस ऑफिसर या जो भी होता है वो CS होते हैं जनरली, कंप्लायंस प्रोफेशनल होता है, कंप्लायंस गवर्नेंस प्रोफेशनल होता है, जिसको गवर्नेंस को देखना होता है कि गवर्नेंस प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। The listing agreement also provide for the establishment of risk management committee as per the regulation. Since it is part of corporate governance norms and non-compliance of the same is to be reported by the company secretary. Risk management committee LODR listed agreement also provide listing agreement जो होता है ना, उसमें बोला है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स एंड नॉन, ये किसका पार्ट होनी चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम फॉलो कर रहे हैं तो कैसे फॉलो करोगे, कैसे पता पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है कि नहीं, अब ऑडिट कमेटी है कि नहीं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है कि नहीं, CSR कमेटी है कि नहीं, सारी कमेटियां है कि नहीं, उसी से तो पता पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस फॉलो हो रहा है। तो उसके लिए जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है ना, लिस्टिंग एग्रीमेंट उसने मैंडेटरी कर लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेम इज टू बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। अब गवर्नेंस प्रोफेशनल होता है क्या, कंपनी सेक्रेटरी होता है, आप ही लोग हो, आप ही में से एक हो गए गवर्नेंस प्रोफेशनल, कंपनी सेक्रेटरी। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जाओगे ऐसे गवर्नेंस प्रोफेशनल, और आप करोड़ों रुपए कमाओगे, उसमें से आधा मेरा बैंक अकाउंट ले लेना, थोड़ा बहुत ट्रांसफर करना। अरे गुरु को नहीं दोगे, ये क्या बात कर रहे हो, एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया था। 2-3 करोड़ कमाओगे तो 40-50 लाख रुपए पर स्टूडेंट नहीं दे सकता मुझे, क्या करोगे इतने पैसों का, बताओ। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिस्क इज रिपोर्टेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर होता है। कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर होता है तो सेक्शन 203 में कहा गया है कि कंपनी सेक्रेटरी इज ए की मैनेजरल पर्सन, KMP में लिखा गया है। तो टॉप लेवल ऑफिसर बोर्ड कन्फाइंस कंपनी सेक्रेटरी कैन प्ले रोल इन इंश्योरिंग दैट साउंड एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट which is effectively throughout the company is in place, properly placed कर दिया गया साउंड enterprise risk management process. The company secretary ensure that the following question illustrative are to be effectively addressed at the board level. अब कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर होता है, कंप्लायंस के लिए, अब कंप्लायंस का है तो एक्सपर्टीज कंपनी के पास है नहीं, तो इसीलिए वो कंप्लायंस के लिए कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। कंपनी कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, आप रहते हैं, आप होंगे कंप्लायंस ऑफिसर। तो आपका क्या काम होगा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा फॉलोइंग क्वेश्चन। ये फॉलोइंग क्वेश्चन या इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एक ऐसे एग्जाम के जनरली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट फिलोसफी, ऑर्गेनाइजेशन की क्या फिलोसॉफी है, रिस्क मैनेजमेंट फिलोसफी कैसे डिसाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, या तो रिड्यूस करना है, एक्टिव रिस्क रिटेंशन करना है, पैसिव रिस्क रिटेंशन करना है, या फिर एब्जॉर्ब करना है, या फिर रिस्क वाले प्रोजेक्ट में जाना ही नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है। तो पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी क्या है। उसके बाद में सबको, हर पर्सन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, हर पर्सन का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, उनमें क्या ओपिनियन में किस बेसिस पे सोचते हैं। मेजोरिटी कह रहा है कि हमको इस रिस्क वाले प्रोजेक्ट में जाना ही नहीं चाहिए, तो फिर उस बेसिस पे चलेंगे ना। तो हर किसी का ओपिनियन के अकॉर्डिंग सबका रिस्पॉन्स लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में रिलेशनशिप अमंग ER एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एंड वैल्यू, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हाउ इज ERM इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव्स, ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किस हिसाब से इंटीग्रेट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में रिस्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा रिस्क मैनेज करने के लिए। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, हैव बीन सेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सारे जो है ना वो सब पॉइंट्स दे रखे। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन लेवल रिस्क इज टॉलरेंस, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ रिस्क इज टॉलरेंस, यानी कि कितने एक्सटेंस है, किस लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क ले सकता है। नहीं तो फिर अगर नहीं रिस्क ले सकते वो प्रोजेक्ट को, तो फिर इनको अबंडन छोड़ देना चाहिए ना। तो उनका रिस्क टॉलरेंस का लेवल क्या है वो सब चेक करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज,
प्रॉपर है कि नहीं है वो सब देखना पड़ेगा। इज इन प्लेस इन एवरी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, ये सब चेक करना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन की लिस्ट है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। किसको देखनी पड़ेगी? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर कहाँ पे होता है? एंटरप्राइज में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, की मैनेजर पर्सोनल का पार्ट होता है। रिस्क गवर्नेंस इंक्लूड्स द स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस का काम जो है ना, रिस्क गवर्नेंस इंक्लूड स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होती है। एंड कल्चर डेवलप्ड एंड डायरेक्टेड एक्सरसाइज थ्रू आउट exercise their oversight. Good risk governance provide clearly defined accountability, authority and communication reporting mechanism. Good risk governance, proper governance होगा तो उससे क्या है कि properly आपके जो अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी अथॉरिटी है एक्सेस करने की, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन से प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी। प्रॉपर रिपोर्टिंग अल्टीमेटली क्या करेगा? स्टेक होल्डर को सारे को खुश रखेगा कि भाई हमने प्रॉपर ये सारे स्टेप लिए हैं। ये सब बाकी बेसिक ही चीज़ें हैं रिस्क गवर्नेंस से। मेनली अब यहाँ पे आ जाता है रिस्क ओवरसाइट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्क को ओवरसाइट करना पहले ही 100 बार बता चुका हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड, एंटायर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेम कैन बी अचीव थ्रू अ रिव्यू मैकेनिज्म विच इंटर इंक्लूड्स डेवलपिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर। डेवलप करना है दैट कैन बी कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड रिस्क एपिटाइट। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी, एपिटाइट जितना है ना, उसके उसके अलाइनमेंट में उससे उससे रिलेटेड उसके लेवल तक ही यानी कि स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए। डेवलपिंग पॉलिसी इन प्रोसेस अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड रिस्क एपेटाइट फॉर टेकिंग थ्रू द रिव्यू मैकेनिज्म विच इंटर। देखो द सेम कैन बी अचीव बोर्ड। वापस से आपको समझा दें तो रिस्क ओवरसाइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और रिस्क ओवरसाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सेम करेगा क्या? ये सेम को अचीव कैसे करेगा? थ्रू रिव्यू मैकेनिज्म। और ये रिव्यू मैकेनिज्म क्या इंक्लूड करेगा? ये सारी चीजें इंक्लूड करेगा। रिव्यू मैकेनिज्म में पॉलिसी और प्रोसीजर होने चाहिए जो कि रिस्क के अराउंड होने चाहिए, और ये कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चलेगा ये पॉलिसी और प्रोसीजर। स्टेप्स ऑफ फोस्टर रिस्क अवेयरनेस, स्टेप्स लेंगे। उसके बाद में इनकरेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल कल्चर डेवलप करेंगे। रिस्क रजिस्टर मेंटेन करेंगे। रिस्क रजिस्टर बहुत मस्त चीज़ है और रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में कंप्लायंस, तो ये रिस्क रजिस्टर पूछी जाती है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। और कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिटिगेशन मेजर। कंप्लायंस सर्टिफिकेट हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड। मैंने अब रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं इसको वैसे तो अभी करवा दूँ, शायद से 1 आध घंटा और लगेगा। वैसे मैंने सोचा था कि वैसे ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं रहेगा, ये 2 पेज की तो केस स्टडी आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ यहाँ पे। आपको फिर यूँ हो जाएगा कि सर कितना और बड़ा हो रहा है चैप्टर। बहुत सारे बच्चों को क्या है कि बहुत सारे बच्चे तो अच्छे रहते हैं, पर बहुत सारे बच्चों का क्या है कि इम्पेशेंट हो जाते हैं, सर कितना कितना क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स है। ये स्टैंडर्ड्स में बस कोसो फ्रेमवर्क है, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क है, वो आपको मैं समझा दूंगा। कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है, हम इसको देख लेंगे, इनको याद कर लेंगे। उसके बाद में केस स्टडी है, मस्त केस स्टडी है। एक्चुअली मैं ये केस स्टडी हटाने वाला था इस टॉपिक से, बट मैंने सोचा कि आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके बाद में उसके बेसिस पे बिजनेस आउटकम ऑफ मैनेजिंग द वाटर रिस्क। वाटर रिस्क इन्फोसिस में आया था, उसको मैनेज करने से क्या आउटकम हुए, कैसे इन्फोसिस वापस बाउंस बैक यानी वापस सिचुएशन में आया, वो सब यहाँ पे देखेंगे। पहले केस स्टडी जो 3-4 पेज की मैं हटाने वाला था और यहाँ पे लिख देता कि मॉड्यूल से रेफर करो, बट प्रैक्टिकल आपको सिनेरियो समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दे दी। उसके बाद में लिमिटेशंस है, उसके बाद में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बाद में ISO 31000 है 31,000। उसके बाद में बेनिफिट ऑफ ISO 31,000 है। स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट में मैंने मस्त यहाँ पे आपको ये कीवर्ड स्टोरी बता रखी है, बना रखी है। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक रिस्क कर्व है, बेल शेप का कर्व होगा। उसके बाद में 5 स्टेप्स है मैनेजिंग रिस्क इन्वॉल्व। उसके बाद में ये आपको मेनली जो टेम्पलेट ऑफ रिस्क रजिस्टर BF रेगुलेटरी करके मैंने कीवर्ड बनाया, उससे आपको याद हो जाएगा। रिस्क मैट्रिक्स है,
और बस ये आपका चैप्टर खत्म होने आ जाएगा। कल शायद से बहुत कम छोटा सा वीडियो होगा, और उसके वीडियो में हम क्या करेंगे, उस वीडियो के एंड, उस लास्ट वीडियो होगा वो, क्योंकि बहुत ही कम टॉपिक रहेगा, हमने जितना ज़्यादा हो सके कम ड्यूरेशन में, टोटल ये वीडियो 3-4 घंटे की टोटल ओवरऑल वीडियो बनेगी, जो 4 पार्ट, 3 या 4 पार्ट जितने भी बनेंगे। और आराम से आप देख सकते हो, इतना कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं कि मैंने 10-10 घंटे का ले लिया, और बहुत ही इफेक्टिव नोट्स बना, बहुत ही डीपली मैंने हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। बस आपको इसको 2 से 3 रिवाइज आप कर लोगे तो आपका काम, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, सब चन्ना मेरे यहाँ हो जाएगा। सो उसके बाद में उसमें लास्ट में हम सारे जो पास के क्वेश्चंस जो मैंने लिख रखा था, वो पास के क्वेश्चन, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट, एक तो ध्यान रखोगे बहुत बड़ा चैप्टर है, आप यूं नहीं सोच सकते कि सर बहुत ही कम टाइम में, मैंने बहुत ही कम टाइम में इसको समझा दिया है, बहुत ही कम टाइम में आपको ये कवरेज करवा दिया है। सो 3-4 घंटे इज नॉट ए बिग डील, और आप बाद में तो इसको 2 बार 3 बार अभी सुनने के बाद में एग्जाम के पहले भी, क्योंकि ये जीआरएमसी का पेपर ही फर्स्ट पेपर होता है, तो आप इससे पहले प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 दिन दोगे, तो आप इसको बार बार 2 से 3 बार वहां पे भी देख पाओगे। तो थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली सबको। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को, इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।